हाँ तो बेटा आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल मे बी म्यूट करो बेटा, सब लोग म्यूट कीजिए तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, वरना आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू। हाँ देखो बेटा, आज की जो कविता है बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल हमारे दिल को छू जाने वाली है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर जाकर कहीं एक घर बना लेती है, एक जगह बना लेती है, जिसमें कि हमारे मन को कहीं ना कहीं झकझोर देती है, मतलब हिला देती है। आपको भी देखिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि पिछली कक्षा में हमारे मित्रों ने भी बताया था कुछ घटी हुई घटनाएं, जैसे उनके मित्रों ने कैसे मदद की और वो कैसे वो घबरा रहे थे, कैसे वो परेशान थे और कैसे अकेले अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहली बात हम लोग ये जानना चाहिए कि कविता होती क्या है। कविता एक्चुअली कविता एक भाषा की ऐसी विधा है जो बिल्कुल अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्तियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंत्रमुग्ध मतलब एक बार अपने आप को भूलने के लिए मजबूर कर देती है कविता। जैसे कि आप लोग कोई पिक्चर देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं बेटा, आज आपके लिए बहुत सारे साधन आ गए हैं मनोरंजन के या खेल के, मगर यही कोई 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले, जब दूरदर्शन नहीं था, ना ही आकाशवाणी थी और ना ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, तो ऐसे समय में लोगों के पास अपना मनोरंजन था तो क्या था, एक तो खेलकूद और दूसरा साहित्य। साहित्य मतलब लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होता है, कहानियां होती हैं, उपन्यास होते हैं, लेख होते हैं, निबंध होते हैं, कविताएं होती हैं और रेखा चित्र होते हैं और बहुत ऐसी कई विधाएं हैं। तो यहाँ पर जो कविता है ये बहुत ही मन को छू जाती है। अब आप देखते होंगे कि पहले जमाने की जितनी भी किताबें लिखी गई थी, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी, वो सब काव्य भाषा में थी। काव्य मतलब पोएम्स में थी, राइम्स में थी। इसीलिए कविता बहुत कुछ काम करती थी उस समय में। आज आपके पास शायद हो सकता है नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को आपके मनोरंजन के और सोचने के तरीके कुछ अलग बन गए हों, मगर कविता जो होती है बिल्कुल सीधे जाकर मन को छू लेती है। बिल्कुल ऐसी ही एक कविता है जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। इसे किसने लिखा बेटा, इसके कवि कौन है, कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण। तो इस कविता में देखिए और एक बात यह है बेटा कि कोई भी कविता आप ले लीजिए, किसी तरह की, हिंदी ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए या किसी भी भाषा की कोई भी कविता ले लीजिए, उस कविता में ऊपर का दिखने वाला रूप कुछ और होता है। मतलब कविता ऊपर से कुछ और होती है और अंदर से कुछ और होती है। कविता को आप कभी भी पढ़िए, मतलब आज पढ़ी हुई कविता कल पढ़िए, कल पढ़ी हुई परसों पढ़िए, मगर हर बार कविता का अर्थ कहीं ना कहीं बदलते रहता है। कविता की खासियत यही होती है कि कविता अपने आप में एक अर्थ को लेकर नहीं होती है। जैसे कि जो गद्य होता है, जो प्रोज होता है, प्रोज स्टेट लाइन होती है, उसके अंदर एक वाक्य का एक ही अर्थ निकलता है, मगर कविता में ऐसे नहीं होता है। हर पंक्ति का अर्थ समय के अनुसार अपने आप बदलते रहता है। इसीलिए साहित्य को और कविताओं को खास करके कालजयी कहते हैं। प्रणवी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, कालजयी। कालजयी मतलब काल के अतीत होती है कविताएं। मतलब कि మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా పోయంని చదివితే ఆ పోయము ఎప్పుడు కూడా ఒకే అర్థాన్ని పట్టుకొని ఉండదు. మీరు ఎలాగైతే సమయానుసారంగా మారుతూ ఉంటారో ఆ విధంగా దీని యొక్క అర్థాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయన్నమాట. మనం ఎప్పుడు చదివిన దానిలో నుంచి వేరే అర్థం ఖచ్చితంగా సమయం మారుతున్న కొద్దీ అర్థం కూడా మారుతూ ఉంటుంది. Okay, whenever maybe you read any poem, its meaning will change time to time. Actually, poem will be the same, but your knowledge, your grasping power will change time to time. This is the main what we have to say. कविता की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। तो यहाँ पर हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में
जो कवि हैं, कौन, कुंवर नारायण जी, बचपन में अपने गली में, अपने नुक्कड़ में खेला करते थे। तो ऐसे में उनके साथ खेलने के लिए एक बार एक बच्चा आ जाता था, एक बालक आ जाता था, और ये लोग उस बच्चे को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा देखने में तो उनके सभी के समान था, मगर वो थोड़ा सा अलग था। और उस बच्चे के बारे में इनके मन में जो भावनाएं थी बचपन की, उन भावनाओं को और आज की दृष्टि से वो कुंवर नारायण जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कविता में जाएंगे। एक सेकंड बेटा। हाँ, हाँ, तो देखिए आज हम इस कविता के बारे में कवि ने क्या कहा है और इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है और ये कविता कैसी है, थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है बेटा? एक माँ की बेबसी। बेबसी मतलब क्या है? मजबूरी, लाचारी, मतलब हेल्पलेसनेस। इसका मतलब क्या है? हेल्पलेसनेस मतलब अब अगर मान लीजिए हम कोई मान लीजिए आप अचानक से कहीं खो गए हैं और आपके पास पैसे नहीं है, फोन नहीं है, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं और दूसरों से आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वहां पर आपकी भाषा कोई नहीं समझता, आपकी भाषा समझने वाला वहां पर कोई नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे आपको? और वो लोग आपको देखकर क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारे साथ होती है, तो कैसा होता है एक बार सोचिए, और इस कविता में क्या है ये भी एक बार हम देखेंगे आगे। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। चित्र मतलब क्या बेटा? अब मैंने बोला कि आपको मान लीजिए बेटा हम लोग पिकनिक जाएंगे और वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और एक झरना है, मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ मतलब क्या है? माउंटेन्स हैं, और झरना है, रेनफॉल्स है। अगर मैंने ऐसे कहा समझो, आपको क्या हो जाए? एक इमेजिनेशन आपके मन में आएगा नहीं आएगा? आता है नहीं आता है? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही इसको कहते हैं चित्र। क्या कहते हैं बेटा? चित्र। ये कविता भी क्या है? हमारे सामने कई चित्रों को प्रस्तुत करती है, मतलब कई सारे इमेजिनेशन को लेकर आई है। देखिए बचपन का चित्र, ये कब की बात है? बचपन की बात है। बचपन के खास समय, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। देखिए, और ये विशेषकर कब की बात बोल रहा है? जब लेखक कवि बहुत छोटे थे और अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, उस समय की बात है। और देखिए उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो ये कवि जो कह रहा है कि आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे ना जाने क्यों अपने बचपन की याद आ गई है। उसके अंदर हम सब दोस्तों के साथ और एक लड़का था जिसका नाम था रतन, और मुझे आज उस रतन की ही नहीं बल्कि उसके माँ की भी याद आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग था, ये कुछ भिन्न था। ना जाने आज उसके बारे में मेरे दिल में क्यों एक ऐसी भावना जाग उठी जो मैं आज कुछ लिखने के लिए मजबूर हो गया हूं। कौन कह रहा है? कवि। आगे देखिए, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कविता को शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ढक 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 ऐसे नहीं पढ़ना बेटा, धीरे से पढ़ना चाहिए। हर एक अर्थ को खुलकर समझना चाहिए, और हर एक पंक्ति में ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि आपको अलग अलग दिखाई देती हैं। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। देखिए अक्सर आप देखते होंगे कि अगर आपने कभी कभी गर्म गर्म पानी से स्नान किया है या ठंडे पानी से स्नान किया है, या मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज खा ली है आपने, या कोई फल खाया है या कोई सब्जी खाई है, अचानक से हमें अपने बचपन की याद आती है। बचपन मतलब आप 2-3 साल पहले चले जाते हैं। कभी हुआ है आपके साथ ऐसे? याद कीजिए, किसी संग आप उठना क्यों, एक ही बात बोलता हूँ बेटा,
आप जॉनसन बेबी सोप को एक बार सूंघिए या जॉनसन पाउडर को एक बार लगा लीजिए, आपको देखिए कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन याद आता है। यस शाम, यस बेटा, हमें कुछ चीजें बिल्कुल याद आती हैं। तो ये भी कह रहा है कि हम बचपन में, जैसे कि आप अब कविता पढ़ रहे हैं, तो एक ही बात बताऊं, जॉनी जॉनी एस पप्पा ईटिंग शुगर नो पप्पा, ये कविता याद कर लीजिए। यानी तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, याद करो। आपको, हाँ, आपको अपना बचपन याद आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सच बोलिए। आ रहे हैं। शायद हमें उसका अर्थ नहीं मालूम, मगर हम उस कविता को रट्टा मारते हैं और जोर जोर से पापा मम्मी के सामने जोर जोर से सुनाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मगर वही कविता आज आप सुनते हैं तो ये लगता है कि मैं मम्मी से कुछ झूठ बोल रहा हूँ, या मैं मम्मी से कुछ झूठ बोल रही हूँ, मैं पापा से कुछ झूठ बोल रही हूँ, कुछ छुपा रही हूँ क्या? ऐसे हमें याद आता है उन कविताओं को पढ़ने से। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? राइट, या ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही ये कविता भी बिल्कुल उनके बचपन की है। बचपन में जो ये बता रहे हैं कि बचपन की बातें जो होती हैं हमें बाद में अलग अलग समझ आती हैं। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। मतलब कि कवि यहाँ पर ये बोल रहा है या संपादक ये बोल रहे हैं कि कविता जब कभी भी पढ़ो आप, उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर भी जो कविता है वो कविता आपको एक ही बार में समझ आए ये जरूरी नहीं है। कविता को बार 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 पढ़ते जाइए तो आप इसके अलग अलग अर्थों को, और न कभी कभी ऐसे मूल अर्थ को समझ जाएंगे कि कविता आपको पूरी तरह से समझ आ सकती है। एक ही बार में कविता समझ में आना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यही वो, अगर आपको ये कविता से आपको थोड़ी भी समझ आ गई तो ये कह रहा है कि ये कविता सफल हो गई। सफल हो गई मतलब इट्स फुलफिल्ड इट्स इफेक्ट, कुछ भी है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आप कविता में चलिए। आर यू रेडी बेटा? आर यू रेडी टू लिसन द? हाँ, तो अपनी अपनी पुस्तकें खोलिए और पृष्ठ संख्या 69 मतलब 69 में जाइए। पेज नंबर 69 निकालिए सभी लोग। राइट, चलिए। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, जो रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। देखिए, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा मीन्स वंडर, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न मीन्स अलग। थोड़ा घबराते भी थे हम उसे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। थोड़ा घबराते थे भी हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। मतलब उसकी घबराहटें मतलब उसके डर को, उसकी फीलिंग्स को, हम डरी हुई फीलिंग्सों को हम समझ नहीं पाते थे। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। देखिए, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जितनी देर वह रहता
पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। बेबसी मतलब क्या है बेटा? मजबूरी, लाचारी, मतलब हेल्पलेसनेस। कुछ समझ में आई कविता आपको? ठीक है, नहीं आई होगी, चलिए अब हम जाएंगे। न जाने, न जाने मतलब हम जानना, मतलब जानना मतलब पहचानना, न जानना मतलब हमें पता नहीं है। क्या पता नहीं है? किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। मतलब कि यहाँ पर कवि ये बोल रहे हैं कि जो जिस लड़के के बारे में ये बताना चाहते हैं वो कहाँ से आता था, मतलब अदृश्य, मतलब बच्चे छोटे छोटे थे तो मोहल्ला आप जानते हैं, आपको अपने आपके मोहल्ले के सभी बच्चे याद हैं, पता है कौन कौन कहाँ से आता है, किसका घर कहाँ पर है। मगर एक लड़का है, उन्हें ये पता नहीं है कि उसका घर कहाँ पर था, वो किस गली से आता था, कहाँ से आता था, उसका मकान कहाँ पर है, ये लोगों को उसका पता नहीं था। अदृश्य मतलब वो नहीं जानते, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग। अदृश्य मतलब एक्चुअली जो दिखाई नहीं देता है उसे कहते हैं अदृश्य। पड़ोस से, मगर ये तो पता है कि वह उनके नियर बाई से, मतलब पड़ोस में से, मतलब उनके नाइबर से ही आता था, मगर वो उसका घर कौन सा था इनको पता नहीं था। रतन, उस लड़के का नाम क्या है? रतन। रतन मीन्स क्या बेटा? डायमंड। रतन का मतलब क्या है? डायमंड, हीरा, जो बोल नहीं सकता था। मगर रतन था, मगर वो क्या नहीं कर सकता था? हमारी तरह वह बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। वह क्या करता था? लेखक और उसके मित्रों, सॉरी कवि और उसके, बेटा लेखक और कवि में फर्क क्या है, कोई बताएंगे? एक सेकेंड, लेखक और कवि में कोई बताएगा क्या अंतर होता है? कुड यू एक्सप्लेन समवन? बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए, कोई बताएंगे लेखक और कवि में? हाँ बोलिए, आरना जी बोलो बेटा। आरना जी सर बोलिए बेटा। सर लेखक लेखक और कवि में ये फर्क होता है वो कविता लिखता है और जो लेखक होता है वो स्टोरीज लिखता है। या एग्जैक्टली बेटा, आपने सही बताया है। लेखक जो होता है गद्य में लिखता है, प्रोज में लिखता है। कवि जो होता है पोएट्री लिखता है, पोएम लिखता है, कविता लिखता है। कवि क्या लिखता है? कविता लिखता है। लेखक क्या करता है? गद्य में लिखता है, प्रोज में लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि है या लेखक है, कोई बताएंगे? हाथ उठाइए एक बार। हाँ बोलिए, मेघना जी बोलिए, मेघना, मानसा आप बोलिए, हुजैफा आप। हाँ कवि कवि, एग्जैक्टली कवि है। यहाँ पर कौन है? कवि है। क्यों कवि है? ये कविता है इसलिए, इसलिए कवि बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बचपन में वो अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो एक बच्चा आ जाता था, उसका नाम था रतन। वह बोल नहीं सकता था। देखिए, एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा, मतलब देखने में बिल्कुल हमारी तरह था, हम बच्चों की तरह ही था वह, हम में उसमें कोई फर्क नहीं था देखने में, मगर वह बोल नहीं सकता था। इसकी वजह से वह कैसा था? एक टूटा खिलौना। मतलब खिलौना देखो बेटा, टूट, यहाँ पर खिलौने की बात नहीं कर रहे हैं, टूटा हुआ खिलौना, मतलब टूटे हुए खिलौने से भी हम खेलते हैं, मगर थोड़ा सा हम उसे कम नजर से देखते हैं। बस अंतर यही है कि अच्छे खिलौने में और टूटे हुए खिलौने में फर्क ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई मोटर गाड़ी है, एक पहिया टूट जाता है, वो गाड़ी इससे, इसका मतलब वो खिलौना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम उससे भी खेलते हैं, मगर उसको हम थोड़ा सा कम नजर से देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कभी भी यही बोल रहा है कि देखने में वो हमारे तरह ही था, हमारी तरह खेलता था, हमारे साथ ही खेलता था, मगर हम उसे थोड़ा सा अलग देखते थे, मतलब उसे हम थोड़ा कम नजर से देखते थे। यहाँ पर कवि बता रहे आगे,
लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। वह क्या था? अजूबा। मतलब कि आपको बचपन में ये पता नहीं होता है कि भगवान कुछ लोगों को अलग अलग बनाता है। हम समझते हैं कि भगवान सभी को एक साथ बनाता है, एक जैसे बनाता है, मगर ये लोग सोचते थे कि अरे वो बोलता क्यों नहीं भाई, है? हम तो बोलते हैं, देखो मैं मम्मी, बेटा, भैया, रानी, मोहन, सोहन, चिंटू, मुन्नू, लड्डू, सबको हम बुलाते हैं, मगर वो क्यों नहीं बुलाता है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, वो कैसा है? ऐसे वो थोड़ा सा सोचने लगते थे, उनको थोड़ा सा वह अलग लगता था या अजीब लगता था। कौन? रतन, क्योंकि हमसे भिन्न था। इन सब का कारण क्या है? वह उनसे कुछ अलग था। किस कारण अलग था वह? केवल एक ही कारण से, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? Sir, your voice is not clear, sir. हाँ जी, Clear, sir. हाँ ठीक है, आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड। बेटा आगे देखिए। हाँ, तो वह सबसे भिन्न था, क्योंकि केवल एक ही कारण था कि वह बोल नहीं सकता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। उसे देखकर ये लोग भी थोड़ा सा घबराते थे। घबराना मतलब क्या बेटा? डर जाना। थोड़ा सा डरते थे। क्यों? क्योंकि अरे बाप रे, उसको कुछ हो गया तो कुछ बोल नहीं सकता, वो क्या नहीं कर सकता, अरे बाप रे बाप, बल्कि ये लोग भी थोड़ा सा उसे देखकर डरते थे। क्यों? न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। छटपटाहट मतलब बेटा फीलिंग्स। मतलब हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप इतने हैं, सब में एक फीलिंग होती है, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा, मगर अगर आपको मैं बोलने नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? यूं 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 मुंह कर लेते, नहीं कर लेते हैं? अब देखो मेरे वाला कैसे कर ली, ऐसे, है कि नहीं? ऐसा ये फीलिंग्स होती हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपके पापा आपको आपके पापा ने बताया कि बेटा कल सवेरे हम आपको बाजार ले जा रहे हैं, और मान लीजिए आपके पापा नहीं लेके गए, आपका मुखड़ा कैसे हो जाता है? फुला लेते हैं, है कि नहीं? बोल के। ऐसे ही यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि उसकी इशारों को और उसकी भयभीत आंखों में झलकती हुई चटपटाओं को ये लोग नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़े छोटे बच्चे थे, है कि नहीं? छोटे बच्चे हर किसी की फीलिंग को शायद अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, हाँ कि नहीं? तो वैसे ही ये बोल रहा है कि नहीं समझ पाते थे। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी मां निहारती रहती उसका खेलना। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मेन है कि हमारे हमारे कविता का शीर्षक क्या है? एक माँ की बेबसी। यहाँ पर तो हम सोचेंगे अरे भाई पूरा रतन के बारे में बोल रहा है, मगर इसके माँ की बेबसी क्यों लिखा है? इसका टाइटल क्यों दिया गया है? इसका शीर्षक ऐसे क्यों है कि एक माँ की बेबसी? तो यहाँ पर सिंपल एक बात है कि केवल वहां पर रतन ही नहीं रहता था, बल्कि रतन के साथ उसकी माँ बैठे रहती थी सदा। सदा मतलब हमेशा, और निहारती रहती। निहारना मतलब क्या बेटा? देखना, एक टक होकर देखना, मतलब कंटिन्यूअसली देखते रहना, उसको निहारना कहते हैं। मतलब कौन देखते रहती थी उसको? उसकी माँ। मतलब केवल रतन को अकेले नहीं छोड़ती थी उसकी माँ। हमेशा जब कभी भी रतन खेलने के लिए आता था तो उसकी माँ क्या करती थी? उसके साथ खेलने के लिए मतलब वो जब दोस्तों के साथ खेलता था तो उसकी माँ वहीं पर बैठकर उसे देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उसकी भाषा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं। देखिए, अब लेखक बोल रहा है कि अब मैं वो सब समझ गया हूं, मैं अब वो सारी बातें समझ गया हूं जो लोग बोल नहीं पाते। जैसे कि अब देखिए बेटा, आप नन्हा सा शिशु होता है, हार्डली 3 मंथ्स 4 मंथ्स का बेबी, तो आप देखते होंगे कि उसकी माँ उसकी बातों को क्या समझती है? नहीं समझती है? बहुत अच्छी तरह से समझती है उसकी माँ, है कि नहीं? बच्चे को भूख लगी है, या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आई है, या बच्चे को कुछ दर्द है, या बच्चा भूख से रो रहा है, या बच्चा डर गया है, या नहीं बच्चे को कोई अदर दूसरी शारीरिक प्रॉब्लम आई है, ये सब कौन समझती है? उस बच्चे की माँ समझती है। नहीं समझती है? क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वो थोड़ी सी बड़ी है। ऐसे ही ये भी बोल रहे हैं लेखक, अब मैं थोड़ा
बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझने लगा हूँ जो कि बोलते नहीं हैं। जो 1 साल का बच्चा है बोलता है, वो ऐसा बोलता है। आप लोग उठा लेने के लिए, अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन या आपके मौसी की, आपके चाचा की या किसी के या बगल में कोई छोटा सा बच्चा होता है, तो आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं नहीं समझते हैं? हाँ, समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो लेखक भी बोल रहा है, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं वो लोग जो बोल नहीं सकते हैं उनके इशारों को, इशारे मतलब क्या है बेटा? उनके साइंस, उनके सिंबल्स को आज मैं समझ रहा हूँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती एक बेबसी। तो लेखक कवि बोल रहा है कि आज मुझे केवल रतन ही याद नहीं आ रहा है, बल्कि रतन की माँ भी याद आ रही है, क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे के साथ रहती थी और वह उसे बार बार एकटक निहारती रहती थी। और मैं आज समझ गया हूँ उस माँ की प्रॉब्लम्स को, उस माँ की हेल्पलेसनेस को, उस माँ के फीलिंग्स को मैं आज पूरी तरह से समझ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं भी एक पिता हो गया हूँ। शायद कभी भी आप एक पिता हो गए हैं और उन्हें भी आजकल ये फीलिंग्स पता चल रही है। उनका बच्चा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके, आगे हम, हाँ बेटा।